बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान की सानिया ज़ारा के केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज से एक रोज़ कबल मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से जो फोरेंसिक की रिपोर्ट है जो तैयार हो चुकी है और अभी भी अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर पता नहीं क्यों उसको डिले किया जा रहा है, उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा, उसको मुद्दई की फैमिली को प्रॉपर रिपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जा रही, लोगों को नहीं बताई जा रही हकीकत, किसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है और मुल्ज़मान की ज़मानत उस वजह से सितंबर तक जो है वो उसकी तारीखें जा चुकी हैं। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और किस किस की सहूलतकारी थी। जिस तरह मैंने आप लोगों को एक रोज़ कबल बताया कि कौन कौन से सहूलतकार हैं, उन लोगों की भी चीज़ें सामने आएंगी, उन लोगों के खिलाफ रियासती जो इदारे हैं वो एक्शन लेंगे, मुतहर्रिक होंगे। उनमें सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतल्लिक रखने जा रहा हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जो आप एक साथ नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये वो पहला नोटिफिकेशन है जब पोस्टमार्टम का फैसला किया गया, जब अदालत की तरफ से कबर कुशाई का एक हुक्मनामा सामने आता है तो निश्तर हॉस्पिटल के जो एमएस हैं उनकी तरफ से ये एक नोटिफिकेशन सामने आता है। ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस नोटिफिकेशन के और पोस्टमार्टम की चीज़ों को, पोस्टमार्टम के अंदर जिस तरीके से इस मुकदमे के अंदर डेंट डाला गया था, वालिदैन के कुछ मौक़िफ़, सबसे पहला मौक़िफ़ के उस बच्ची की प्रेगनेंसी के दौरान हलाकत हुई, उन चीज़ों को निगेट किया गया। उसके बाद बच्ची के ऊपर तशद्दुद के मामले को निगेट करने की कोशिश की गई। उन सारी चीज़ों का इस लेटर के साथ बड़ा ताल्लुक है और जो आने वाले दिनों में सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मैं समझता हूँ कि ये जो काज़म साहब हैं, ये एक निश्तर हॉस्पिटल के एमएस हैं। ये जो काज़म साहब हैं इनका सबसे पहले एक्सपेक्टेड है कि उसके अंदर नाम आएगा और इनके खिलाफ जो है वो ज़रूरी है कि एक्शन लिया जाना चाहिए। इनको सबसे पहले मेरा ख्याल है फारिग किया जाना चाहिए। इस जो चीज़ें हमारे सामने डिटेल्स आई हैं, इन डिटेल्स के मुताबिक ये एक ऑफिस ऑर्डर जो मैंने आप लोगों को दिखाया साथ, इस ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक ये 12/7 का ऑर्डर है और 12/7 को एमएस साहब ये ऑर्डर निकाल रहे हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो निश्तर हॉस्पिटल के हैं। इसके मुताबिक जो ऑर्डर कोर्ट का आया है जिसके मुताबिक बच्ची की जो की जानी है कबर कुशाई, उसके बाद जो मेडिकल जो ऑटोप्सी कंडक्ट होनी है, जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट बननी है, उसके लिए इसके अंदर बताया गया और उसमें 3 लोगों का नाम, 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है। पहला कमेटी के अंदर जो हेड कर रहा है वो हैं डॉक्टर अनम जुल्फ़िकार, जो डिमॉन्स्ट्रेटर हैं फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की, उनका नाम है, ये हेड करेंगी उस कमेटी को। उसके बाद मिस्टर जहांगीर अकबर है, ये असिस्टेंट होंगे। उसके बाद मिस्टर मुस्तफ़ा नांडला है, ये भी उसी डिपार्टमेंट से होंगे, इनका कोई ओहदा साथ नहीं लिखा हुआ। अब होता यह है कि जिस दिन कबर कुशाई होनी है, 12 तारीख को ये लेटर निकाला जाता है और 13 तारीख को कबर कुशाई होनी है, जिसके अंदर टाइम बताया गया कि सुबह 10 बजे कबर कुशाई की जानी है। सुबह 10 बजे जब 10 साढ़े 10 बजे जब टीम पहुंचती है तो उसमें पता चलता है कि डॉक्टर अनम जुल्फ़िकार को चेंज कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया, किसी को नहीं बताया गया, कोई रीज़न नहीं दी गई और अचानक से ये एक डॉक्टर ज़ुनूबिया नाम की जो खातून है, जिनके आपने सिग्नेचर देखे हैं, आगे मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता हूँ और उसके अंदर फिर क्या क्या ब्लंडर्स किए गए, किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इस मुकदमे का बेड़ागर्क किया गया, वो मैं चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। डॉक्टर अनम जुल्फ़िकार को अचानक से चेंज कर दिया जाता है, इसका किसी को नहीं बताया जाता, किसी के इल्म में नहीं है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक सीनियर डॉक्टर थी जिनके ऊपर फैमिली को भी ट्रस्ट था, जो लोग इस चीज़ को विटनेस कर रहे थे, उन तमाम लोगों के मुताबिक डॉक्टर अनम आएंगी और उसके बाद सारी कार्रवाई होगी। लेकिन अचानक ये पता चलता है कि डॉक्टर ज़ुनूबिया नाम की खातून डॉक्टर जो हैं, और ये बताया जाता है रिपोर्टरली कि वो एक जूनियर डॉक्टर हैं, उनके हैंड ओवर कर दिया गया है, इस सारी चीज़ को चेंज कर दिया रातों रात। सुबह अचानक डॉक्टर का चेंज होना, इसमें एमएस का सबसे पहला रोल है, जो इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल के एमएस हैं और अभी तक अपनी सीट पर विराजमान है। जब ये सारा कुछ साबित हो चुका है, जब इसको रियासती इदारों ने कत्ल डिक्लेयर कर दिया, उसके बावजूद वो अपनी सीट पर कायम है। लेकिन होपफुली अब आने वाले दिनों में उनको तब्दील किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक तब्दील नहीं किया जाएगा तब तक इस मामले के अंदर फर्दर जो है वो कोई डेवलपमेंट या पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। उसके बाद अब देखेंगे आपके सामने ये आ रहा है पोस्टमार्टम। ये वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो बनाई गई डॉक्टर ज़ुनूबिया की तरफ से। ये जो दूसरा इसका पेज है जिसके आखिर पे आप देख रहे हैं, ये सिग्नेचर है डॉक्टर ज़ुनूबिया के और इसके अंदर जो है वो क्या क्या बताया गया। सबसे पहला ये जो पहला पेज आप देख रहे हैं, इसके मुताबिक कंडक्टिंग ऑटोप्सी टाइम बताया गया जी 9:30 बजे जो है जी, मैं 13 तारीख को ये ऑटोप्सी कर रही हूँ। अब 9:30 बजे, बड़ी दिलचस्प बात है कि 9:30 बजे तक वो जो टीम है जो कबर कुशाई करने वाली है और वो सारा कुछ करने वाली है, वो तो आई नहीं थी। जो विटनेसेस बताते हैं,
جو فیملی کے لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے مطابق یہ 10:30 بجے 10 بجے کے بعد جو ہے یہ سارا کام ہوا. اس کا مطلب ہے اگر اس رپورٹ کو صحیح کنسیڈر کیا جائے تو یہ رپورٹ 9:30 بجے پھر تیار ہو چکی تھی, اور اس کے بعد پھر اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ سگنیچر ہی کرنے تھے. اس کے بعد اس رپورٹ کے مطابق خود ڈاکٹر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جب باڈی کو نکالا گیا تو اس کے اندر ایڈوانس پیوٹیفیکیشن تھی. اب اس کا مطلب ہے کہ باڈی جو ایک قدرتی نظام ہے, مسلمانوں کے لیے یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ ہم زمین کے اندر, ہمیں مٹی کے اندر دبایا جاتا ہے تو اس سے ہماری باڈی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیکمپوز ہو کے آسانی سے ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد بھی اس باڈی کے لیے آسانی ہے مٹی کے اندر. اس باڈی کو, کسی بھی باڈی کو جب آپ ڈالتے ہیں مٹی کے اندر تو اس کے بعد ایک ٹائم کے بعد اس کی وہ باڈی گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے اور ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اور اس پروسیس کے لیے وہ لکھ رہی ہیں کہ باڈی جو ہے وہ اس کے اندر وہ شروع ہو چکی تھی, ایڈوانس پیوٹیفیکیشن تھی, جس کا مطلب ہے کہ باڈی کی حالت اس طرح سے ہو چکی تھی کہ اب اس کے اندر کوئی نشان نہیں آنا, باڈی کالی ہو چکی تھی. اب وہ کوئی بھی آپ کو نیل کا نشان, جو زخم کا نشان یا کوئی تشدد کا نشان ہے وہ یقیناً نظر نہیں آ سکتا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ نو مارکس آف وائلنس. اگر آپ کو اس کے اندر نظر ہی نہیں آنا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ کوئی مارک والی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اس باڈی کی شناخت, جو باڈی ہمارے سامنے آئی ہے اس کے اندر پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس کے اندر کوئی وائلنس ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس کا پتہ نہیں چل سکتا. پھر آپ یہ اوپینین نہیں دے سکتے کہ نو مارکس آف وائلنس, کہ آپ مدعی کے سٹانس کو جھٹلانے کے لیے 9:30 بجے کی رپورٹ جو آپ نے تیار کی ہوئی ہے, جو اٹاپسی اس کے بعد ہو رہی ہے, ایون قبر کشائی اس کے بعد ہو رہی ہے, تو آپ اس چیز کے اوپر جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا, ہم نے سب سے پہلا ایک لائیو بھی ثانیہ زہرا, مقتولہ ثانیہ زہرا کی والدہ کے ساتھ رکھا, جس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی پریگننسی والی, کہ آپ کا موقف ہے کہ بچی پریگننٹ تھی اور اس کے بعد بچی پریگننٹ نہیں ثابت ہو رہی میڈیکل کے اندر. اب اس کے اندر بڑی دلچسپ چیز آئی ہے. وہ دلچسپ چیز یہ آئی ہے کہ یوٹرس کو اوپن ہی نہیں کیا گیا. انفارچونیٹلی ہمیں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے, لیکن کسی بھی باڈی کی اس کے اندر پریگننسی کا چیزوں کا پتہ کرنے کے لیے جو کرائٹیریا ہے, جو حصے کو کھولنا ہے اس بچہ دانی کو, وہ نہیں کیا گیا. اگر وہ نہیں کیا گیا تو آپ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے اٹاپسی کی اور اس کے اندر وہ پریگننٹ نہیں ہے؟ پھر تو آپ نہیں ثابت کر سکتے. اس لیے یہ بھی اس کے اندر ایک سب سے بڑا بلنڈر کیا گیا. اس کے بعد اس کا جو پورا ایک راؤنڈ نیک کے اوپر نشان بتایا گیا وہ 34 سینٹی میٹر ضرب 2.5 سینٹی میٹر بتایا گیا. 2.5 سینٹی میٹر یعنی کہ چوڑائی بنتی ہے. اور جو ڈاکٹرز ہیں, جو ماہرین ہیں, اور اس کے علاوہ جو آئی وٹنسز ہیں, ان سے جو میری بات ہوئی ہے ان کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے. ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. جب آپ باڈی کو اوپر سے کھچاؤ ڈالتے ہیں, جب کسی کی لاش کسی کو پنکھے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ لٹک کے اس کی اگر موت ہوتی ہے, پھانسی سے موت ہوتی ہے, تو وہ اس طرح سے اوپر کو کھینچا جاتا ہے, وہ راؤنڈ میں نہیں بن سکتا نشان. سیکنڈلی ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ نشان جو ہے یہ 2.5 سینٹی میٹر وہ دوپٹے کا, صافے کا, اس پٹکے کا نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ کسی اور چیز کا ہے. کوئی تار ہو سکتی ہے, کوئی چارجر کی تار ہو سکتی ہے, کوئی باریک ہو سکتا ہے. کیونکہ اس نشان کو دیکھنے کے اندر ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے نا وہ نشان فیملی کو بھی دکھانے کے لیے بڑی ایفرٹ کی, کیونکہ یہ شاید ان کا سب سے بڑا ٹاسک تھا, یہ ٹارگٹ تھا. انفارچونیٹلی جن کو مسیح ہم کہتے ہیں, ان لوگوں کا یہ ٹارگٹ تھا کہ اس بچی کو سوسائڈ ڈکلیئر کرنے کے لیے, اس ساری موت کو سوسائڈ ڈکلیئر کرنا ہی ٹارگٹ نظر آ رہا تھا اس پریس کانفرنس, اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر. اس لیے اس کے اوپر سارا فوکس کیا گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ڈیتھ جو ہے وہ اسفیشیا سے, دم گھٹنے سے ہوئی. اب آپ دم گھٹنے کا ہینگنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دم گھٹا ہے اس یہ ہینگنگ سے ہوا ہے؟ آپ دم گھٹنے کی حد تک تو شور ہو سکتے ہیں, باقی تو بہت ساری چیزیں تو آپ خود کہتے ہیں کہ باڈی کے اندر نشانات نہیں ہیں, باڈی کے اندر باڈی کی حالت نہیں ہے, باڈی کے اندر ایڈوانس پیوٹیفیکیشن ہے, باڈی جو ہے وہ گل سڑ چکی ہے, باڈی کی حالت جو ہے وہ کالی ہو چکی ہے. پھر آپ ان چیزوں کا کیسے اس چیز کے اوپر اپنی آپ فائنڈنگ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ پھر وہ سوسائڈ ہے؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہینگنگ کی اور ویسے اسفیشیا کی ڈیتھ کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے, اور بے شمار چیزیں ہیں جو یہی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے, جس کی وجہ سے آج اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ڈاؤٹ فل ہونے کی وجہ سے ایک ہائی لیول کی کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے, اور اس کمیٹی کے اندر فورینزک ایکسپرٹس ہیں, سینئر ڈاکٹر ہیں,
जिन लोगों ने अब इस चीज़ को देखना है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जितनी ये कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई है, जितनी इसके अंदर जितने लूप होल, जितने ब्लंडर्स किए गए हैं, और जिस तरीके से ये कमेटी रातों रात तब्दील की जाती है, जिस तरह से रातों रात जो है एमएस साहब जो हैं वो उनको अचानक इल्हाम होता है कि वो एक सीनियर डॉक्टर को रिप्लेस करके एक डॉक्टर ज़नूबिया को बैठा देते हैं। और यहाँ तक है कि कुछ फैमिली के सोर्सेज, जो फैमिली के लोग जो उस वक्त मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि जब ये ऑटोप्सी कंडक्ट हो रही थी तो डॉक्टर ज़नूबिया बिल्कुल साइड पे बैठी थी, जिस पर हमने पूछा कि आप ये चीज़ें कहाँ नोट कर रही हैं, जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आप फिक्र ना करें, मुझे याद रहेंगी। उन्होंने अपनी काबिलियत का इशारा इस तरह दिया कि मुझे हर चीज़ याद रहेगी, इसलिए जो चीज़ें जो है वो डाउटफुल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक इन लोगों को, जिन लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जाता, आप इस मामले के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अब ये कंसीडर किया जा रहा है, जो फैमिली जो है वो दोबारा डट गई है इस बात के ऊपर कि वो बच्ची प्रेग्नेंट थी, जिस सारे मामले को सोशल मीडिया से इस चीज़ को हटाने के लिए जिसके ऊपर फोकस किया गया कि उस बच्ची की प्रेगनेंसी को डाउटफुल बनाया गया कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, तो वो प्रेग्नेंट थी। फैमिली का मौक़िफ़ ये है कि वहाँ की नौकरानियाँ, उस घर की नौकरानियाँ भी कुछ लोगों को अनऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे चुकी थीं कि बिल्कुल बीबी जो है वो प्रेग्नेंट थीं। और वालिद का मौक़िफ़, घर वालों का मौक़िफ़, घर की ख़वातीन का मौक़िफ़ उस बच्ची के पेट के मुतल्लिक़ था कि वो बच्ची बिल्कुल एक स्लिम स्मार्ट थी, उस बच्ची का पेट बढ़ा हुआ था, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो बच्ची प्रेग्नेंट थी जब उसकी मौत की गई, जब उसका कत्ल किया गया, जब उसको बेरहमी से मार कर उसको पंखे के साथ बांधा गया। वो सारा उस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें वो बच्ची प्रेग्नेंट थी। और यही वजह है कि आज तक उस घर की नौकरानियों का स्टेटमेंट पुलिस नहीं ले पा रही, पुलिस तक वो तफ्तीश के दौरान जो है वो उन तक रसाई नहीं हो पा रही। यही वजह है जो चीज़ें जो है वो जिसकी वजह से ये सारा कुछ डिले हुआ है। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह फोरेंसिक में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, आज की हमें ये भी रिपोर्ट मिली है, हिना परवेज़ भट्ट साहबा ने किसी जगह पर ये स्टेटमेंट दी है कि आज दोबारा फोरेंसिक टीम जो है वो मुल्तान जा रही है। हमें ये भी पता चला है कि जेआईटी के लोग भी फैमिली को जो है आज जाके वो एक्सेस करेंगे, फैमिली के लोगों तक जाएंगे, फैमिली के सामने कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इन लोगों को भी उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा। एमएस निश्तर हॉस्पिटल जो काज़म साहब हैं, इनको सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अगर इनको हटाकर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए तो वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि जब तक कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा वहाँ पर बैठा होगा, कोई और कार्रवाई, कोई और बेहतरी उस मेडिकल के अंदर नहीं आ सकती। उसके बाद जो लोग इस कमेटी के अंदर थे, डॉक्टर ज़नूबिया, जहांगीर और आगे फर्दर, इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ भी उसी तरीके से जिस तरह इस सारे मामले को डाउटफुल बनाने में, इस मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन को डाउटफुल बनाने में, केस के अंदर डेंट डालने में जिन जिन लोगों का किरदार है, इन लोगों के लिए भी, इन लोगों को भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और उससे पहले इन लोगों के इनके ओहदों से हटाना बड़ा ज़रूरी है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो नई हो रही हैं, आज तफ्तीश के अंदर भी कुछ नई चीज़ें आएंगी, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। मामला बिल्कुल खुल चुका है। अब ये कत्ल का मामला है, इसको रियासती इदारे की एक सरबराह ने, हिना परवेज़ भट्ट साहबा ने डिक्लेयर कर दिया है कि जी ये सानिया ज़हरा का कत्ल है, ख़ुदकुशी नहीं है। इसलिए हम तवक्को करते हैं कि अब जो रियासती इदारे नीचे काम कर रहे हैं, जो तफ्तीशी इदारे काम कर रहे हैं, वो किसी भी सियासी और किसी भी सरकारी दबाव से हट के, किसी भी और चीज़ के लालच से हट के जो है वो इस बच्ची को, इसके घर वालों को और उसके उन 2 नन्हे बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। और हम लोग भी तब तक बात करते रहेंगे, अदालत में भी भरपूर तरीके से लड़ेंगे, यहाँ पे भी आप लोगों के सामने भी इस मामले को इसी तरह उठाते रहेंगे जब तक ये मामला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।